सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधीर द्विवेदी सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय के हिंदी साहित्य से एक सुंदर पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है गांव बड़ा या शहर। क्या नाम है बच्चों? गांव बड़ा या शहर। बच्चों, आप लोग भी जब आपस में बात करते होगे तो बात करते करते आपस में तुलना तो करते होगे। कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, कोई कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, कोई कहता है नहीं मेरा भाई अच्छा है, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है। इसी प्रकार एक ये तुलना है गांव और शहर की। गांव बड़ा है या शहर? आप लोगों में बहुत से बच्चे गांव से आते हैं, बहुत से बच्चे शहर से आते हैं। आपस में किसी ने तुलना की गांव या बड़ा या शहर? किसी ने नहीं। क्यों नहीं की बच्चों? आपस की तुलना करना आसान है और हमें अपने समाज की, अपने क्षेत्र की तुलना करना कठिन है, हम समझ नहीं पाते। आइए आज हम इसी पाठ का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि आखिर दोनों में अच्छा कौन है। चलिए, पाठ में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जैसे कि आने वाले नए वीडियो आपको पहले उपलब्ध हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी है और इसे निभाएं। बच्चों, कोई बताएगा? आप लोगों में कितने बच्चे बताएंगे कि गांव बड़ा है? 1 2 3 4 5 5 बच्चों ने, ठीक है। और कितने बच्चे बताएंगे कि शहर बड़ा है? अरे वाह, इतने बच्चों ने हाथ उठा दिया। अच्छा, कोई बताएगा बच्चों कि गांव क्यों बड़ा है? और आप बताइए शहर क्यों बड़ा है? गांव वाले पहले बताएं बच्चे। ठीक है। गांव से शहर वालों को अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, दूध मिलता है, अन्य जीवन में उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए गांव बड़ा है। ठीक है। शहर वाले बताएं कि शहर क्यों बड़ा है बच्चों? ठीक है। शहर वाले कह रहे हैं बच्चों कि शहर से के कारण उनकी वस्तुओं का मूल्य लगता है। कारखानों के द्वारा उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शहर से उन्हें हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा घर, वाहन इत्यादि उपलब्ध होते हैं। शहर इसलिए बड़ा है। ठीक है। चलो, दोनों ने अपना तुलनात्मक अध्ययन किया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। पाठ के माध्यम से बच्चों, जैसे एक गांव है और एक शहर है। गांव ने कहा, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान करके चलते हो, क्या बात है? शहर अपनी चकाचौंध में सीना तान के चल रहा है। तो गांव ने पूछा, तो शहर ने गांव से कहा, क्या अपनी सेखी बघारने में तुम मेरे बराबर हो जाओगे? इसलिए मैं सीना तान के चलता हूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं। गांव ने कहा, भाई तुम क्यों हमसे बड़े हो, ये तो बताओ। तो शहर ने कहा कि हम इसलिए बड़े हैं कि हमें लोग पूछते हैं। गांव में रहने वाले भी हमारे पास आते हैं और शहर में रहने वाले गांव में नहीं जाते हैं प्रायः। तो गांव ने कहा कि भाई लगता है कि तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, हैं? तुम नहीं जानते हो कि भारत गांव का देश है। अब यह भी जान लो कि गांव पहले वाले गांव नहीं रह गए, अब तो गांव विकसित हो गए हैं। तुम्हारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो गांव में भी उपलब्ध होने लगी हैं। शहर ने भाई कहा कि अरे गांव, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बच्चों, अपने आप अपनी बड़ाई करना। शहर ने कहा तो गांव ने कहा, भाई हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे। क्यों? वो इसलिए कि जो आपके यहाँ व्यवस्था है वो हमारे यहाँ भी व्यवस्थाएं पहुँच रही हैं और हमारे यहाँ भी विकास हो रहा है। गांव ने कहा, तुम्हें खूब पता होगा कि खुली धूप, स्वच्छ हवा, सुंदर वातावरण, लहलहाते खेत, बाग बगीचे, हरियाली, ये सब कुछ अनायास ही हमारे
यहाँ उपलब्ध है, जो सबके मन को आकर्षित करती है। उसे देखने के लिए शहर वाले लोग भी गांव की तरफ अग्रसर होते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं। शहर ने कहा, मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली बहुत अव्यवस्थित है। वो इसलिए कि उनके यहाँ जीवन को जीने के लिए सारे समुचित साधन नहीं हैं। अगर जो हैं भी, उनका भी वो लोग दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते हैं कि गांव में जल पीने के लिए तालाब होता है, कुएं होते हैं, तालाब में स्वच्छ जल भरा होता है, तो वहाँ गांव वाले जाकर के कपड़े धुलते हैं। उसी स्वच्छ में जल में गांव वाले जाकर के अपने मवेशी बच्चों, पशुओं को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद में उसी पानी में, उसी जल में उन पशुओं को नहलाते भी हैं। ये बताइए कि यह जीवन की शैली है? जैसे आप पीते हैं उसी को ही आप गंदा करते हैं। ये जीवन की शैली नहीं है। इसलिए फिर आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। गांव प्रदूषण केवल धुआं से नहीं फैलता है, प्रदूषण गंदगी करने से भी फैलता है, जो कि गांव वाले करते हैं, उन्हें नहीं मालूम है, अव्यवस्थित होने की वजह से। तो गांव ने क्या कहा, तुम्हारी बात कुछ सीमा तक सही है, ये बात तुम सत्य कह रहे हो कि हमारे यहाँ के निवासी ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन उसके कुछ विशेष कारण हैं। वो कारण क्या है? पहले गांव में आबादी कम थी, अब गांव की आबादी बढ़ने लगी है, और बढ़ती इतनी बढ़ने लगी है कि गांव में भूमि कम पड़ गई, खेती छोटी छोटी हो गई, रहने के लिए उनके पास आवास कम हो गए, जल की उपलब्धता कम हो गई, जिसका प्रभाव गांव वालों पर पड़ रहा है। अतः इन गांव वालों को इनको इस परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हाँ? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ की ही व्यवस्था नहीं है, ये शहर के लिए भी दुष्परिणाम हो सकता है कि शहर की भी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शहर में भी प्रदूषण बहुत फैल रहा है। शहर क्यों नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। तो गांव ने कहा, ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अरे तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई मंजिल ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते, स्वच्छ हवा नहीं वो प्राप्त कर सकते। तो शहर ने कहा, स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर ही तो तुम इतना इतरा रहे हो, जो हमारे यहाँ नहीं है। तुम्हारे यहाँ सूर्य के दर्शन भी होते हैं, स्वच्छ वायु भी उपलब्ध होती, इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो। हाँ? अरे हमारे यहाँ तो ये समस्या है, लेकिन अपने यहाँ जरा देखो, आपकी गली, आपके चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गलियाँ गंदी हैं, लोग सफाई नहीं करते। गांव ने कहा, कूड़े के ढेर हट रहे हैं, गांव बदल रहा है, गांव प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त है, अग्रसर है। क्यों? क्योंकि खुली धूप, स्वच्छ हवा गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। नियामत मतलब धरोहर है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु बहुत आवश्यक है। अरे शहर, मेरे गांव में आसपास कूड़े के ढेर हैं, लेकिन हमारे गांव में बगीचे भी हैं, बड़े बड़े बाग हैं, जिनमें लोग स्वच्छ हवा प्राप्त होती लोगों को। और कूड़े के ढेर जब हटने लगे हैं तो हमारे यहाँ ये स्वच्छता और बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ एक विशेषता है, हमारे यहाँ जिस वस्तु को आप खरीदते हैं वो हमारे यहाँ उत्पन्न की जाती है। पौष्टिक आहार, स्वच्छ जल, आहार की सुलभता हमारे यहाँ अत्यंत है। हमारे यहाँ खाने के लिए जो पौष्टिक पदार्थ हैं अत्यंत सुलभ हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। शहर ने कहा, किन पदार्थों की सुलभता की बात कर रहे हो तुम? गांव ने कहा, अरे शहर, दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताजे फल, अनाज, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाख मीन्स गन्ना, अनाज इत्यादि सब कुछ हमारे यहाँ प्राप्त होता है। दाख माने अंगूर,
ये हमारे यहाँ अत्यंत अब सब कुछ प्राप्त होता है और आसानी से प्राप्त होता है। शहर तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ भी अनाज की मंडी है, सब्जी और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं जहाँ से सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। हमारे यहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सिनेमा घर हैं, अस्पताल आदि के होने के कारण लोगों में शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य रक्षा के साधन भी सहज प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। गांव मेरे कल कारखानों और मिलों में गांव के लोग आकर के काम करते हैं, उन्हें रोजी रोटी प्राप्त होती है। गांव ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे बाजार के खाद्यान्नों में मिलावटें भी पाई जाती हैं। मेरे यहाँ खेती और बागवानी से होने वाले फल, सब्जी, शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं, जिससे पशुपालन करने से एक विशेष लाभ यह है कि शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी हम लोगों को आसानी से, हम गांव वालों को आसानी से प्राप्त करा देते हैं। और शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर जरूर हैं, पर यह तो उनकी गुणग्राह्यता है। रही तुम्हारे कारखानों और मिलों में कार्य करने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारे कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ के लोगों के द्वारा ही चलाए चलते हैं। शहर, यह तो तुम अपने बारे में वही पुरानी रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। अरे दूध मिलता है गांव वालों को, शहर में तो खरीदने पर मिल भी जाएगा, लेकिन गांव वालों को खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। लोग, गांव वाले, जितना दूध उपलब्ध होता है शहर में जाकर के बेच देते हैं। वो अपने पास नहीं रखते हैं, धन के लोभ में कुछ अच्छा खा नहीं पाते हैं, धन के लोभ में। गांव ने कहा, अरे शहर, हमारे लोग जो अवशेष बचता है, बचा हुआ दूध शहर में बेचने जाते हैं। सबसे पहले वो लोग अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए दूध का सदुपयोग करते हैं, उसके बाद बचा हुआ दूध शहरों में बेचने जाते हैं, ताकि शहर के लोगों को भी ये सब प्राप्त हो सके, वो भी हमारे लोगों से सारी चीज़ें, वस्तुएं प्राप्त करके स्वस्थ रह सकें। और रह गई बात है सड़कों की, स्वतंत्रता के बाद गांव तेजी से विकास पर अग्रसर हैं। हमारे यहाँ पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जगह जगह पानी की टंकियां बन रही हैं। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। शहर ने कहा, तुमने पशुपालन के लाभों को तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या कहीं चारागाह बन पाए हैं? लोगों के आसपास पड़ोस के वनों को काटकर चारागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया गया है। ऐसा लगता है कि वन संपदा और पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लोग भूल गए हैं। तो गांव ने कहा, अरे यह बात तो मैंने स्वयं बताई कि जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। परिवारों का आकार बढ़ रहा है, लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते जा रहे हैं, खेतों में बदलते जा रहे हैं। इनके दुष्परिणाम तो उनको सामने आएंगे ही। शहर ने कहा, सच्चाई यह है कि हम दोनों की कोई जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरे ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक और तो मेरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोजगार पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया है। इस प्रकार निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण उद्देश्यों में के क्षेत्र में हम लोग गिरावट प्राप्त हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोजगार, आवास की सुविधाएं सुलभ नहीं हो पा रही हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं। हरियाली लाने के लिए भी लोगों में चेतना आई है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों के लोग सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यह एक शुभ लक्षण है। गांव ने कहा, बच्चों क्षमा करें, इस पेपर में गांव शब्द कट गया है। आप जब अध्ययन करेंगे तो गांव को इसमें इंक्लूड करेंगे, जोड़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो संवाद है अब गांव का संवाद है। तो गांव ने कहा, ये ठीक है, तुम्हारे बढ़ते आकार से खतरा है। बढ़ी हुई जनसंख्या को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए पास पड़ोस के गाँव की खेती की भूमि का भी अधिग्रहण किया जा रहा है।
फलतः कृषि की भूमि में कमी होती जा रही है। यदि कृषि की भूमि कम होती चली गई तो सब्जी अनाज उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये शहर, ये हम सबको मिलकर के सोचना चाहिए। शहर ने कहा, परिवार चाहे शहर में रहें या गांव में, लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए। अतः यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की आदि सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। उनको ये सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। यदि जनसंख्या का आधार बढ़ता चला गया, परिवार का आकार बढ़ता चला गया, तो ये सारी सुविधाएं प्राप्त करने में समस्या होगी। शहर ने कहा, अरे गांव, कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे क्षेत्र में बने सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगहों के लोग उठाते हैं। तो गांव ने कहा, हाँ भाई, यह तो सत्य है कि लोगों के जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुलभ कराने में हम दोनों का योगदान है। मैं अनाज, फल, दूध, दही, घी सब कुछ उपलब्ध कराता हूँ और आप दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को उपलब्ध करा के हम सहयोग करते हैं। अतः हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांवों और शहरों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का स्वरूप बदल जाएगा। अतः इस स्वरूप को बदलने के लिए हमें एक दूसरे का विकास करना चाहिए। सैन ने कहा, कुछ भी हो, गांव के लोग अब भी पिछड़े हुए हैं। बच्चों, शहर अब भी अपनी बात को मनाना चाहता है। शहर कह रहा, कुछ भी हो, गांव के लोग अब भी पिछड़े हुए हैं। न उनके पास विचार हैं और न ही उन्नति की कोई योजनाएं। गांव ने कहा, अरे भाई, देश को एक से एक बढ़कर कृषि करने वाले कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक सेवक, सामाजिक नेता, देशभक्त गांव ने ही दिए हैं। गांव के लोक नर्तक, लोक नायक भारत की संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं। और तुम हो कि गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो। तुम्हारी ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों की देन है। उन्हीं के निर्माण से ये निर्मित हुई हैं। चट्टानों की खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते पर चलते हैं। तुम्हारी सड़कों में बसें भी उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है। अरे शहर, पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का बागडोर संभाले हुए हैं। ना भाई ना, इतने कृतज्ञ मत बनो कि गांव इतना सेवा करे और उसे इतना पिछड़ा हुआ कहो। शहर, सच्चाई तो यह है कि बहुत समय पहले मैं भी एक गांव था। गांव से आज निरंतर परिवर्तन की दिशा में बढ़ता हुआ आज मैं शहर बन गया। बल्कि आप मेरे बड़े भाई हैं। गांव ने कहा, या हुई ना बात भैया, हम दोनों सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और हम परिश्रमशीलता और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम दोनों निरंतर अपने देश की, अपने समाज की सेवा करते रहें। यही तो समाजवाद है। इसी को कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा भाई, मैं तो चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। गाँव ने कहा, बच्चों, गाँव ने क्या कहा कि मैं तो चला अपने खेतों की सैर करने और आप अपने कारखानों को संभालो। चटक मटक की नकल में इतना मत भूल जाना कि प्रकृति की चकाचौंध में तुम मुझे भूल जाना। और याद रखना कि भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। बच्चों, ये पाठ संकलित किया गया है। इस संकलन से, इस पाठ के द्वारा हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें दोनों पक्षों को देख करके चलना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन गांव और शहर का किया गया। ना तो शहर छोटा है, ना तो गांव छोटा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विश्राम देते हैं। पाठ कंप्लीट होता है। आप इन्हीं के साथ में इसका अध्ययन करें, समझें, और समझने के बाद में मैं आपको, कोई अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।